हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड मनोज जैनवाल फिर से हाजिर है आपके लिए। इन दिस वीडियो वी विल कवर द वेरियस यूजेस ऑफ टू टू एज ए प्रीपोजिशन, टू एज ए जेरेंड, टू एज ए इंफिनिटी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो टू का यूज़ होता है वो वेरियस पर्पसेस के लिए होता है, और हम वन बाय वन सेंटेंसेस कवर करेंगे और इनके यूजेस को जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई जस्ट कम टू द पॉइंट एंड आई एम कवरिंग सेंटेंस नंबर 1। सो प्लीज़ लिसन एंड लर्न केयरफुली, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो इफ़ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द थिंग and when concept comes in our mind, then ultimately we learn it very effectively. So शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले रमा wants to talk with you। रमा wants to talk with you। अभी देखिए फ्रेंड्स, रमा सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, wants हो गया हमारा मेन वर्ब। अब यह टू टॉक विद यू, टॉक विद यू, तो यहाँ जो बता रहा है ये वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ ये शो कर रहा पर्पस, वह आपसे बात करना चाहती है, तो यहाँ ये शो कर रहा है पर्पस। ओके फ्रेंड्स, रमा वांट्स टू टॉक विद यू, रमा वांट्स टू मीट यू, रमा वांट्स टू learn English with you, Rama wants to sing with you, Rama wants to dance with you, Rama wants to eat with you, Rama wants to go on a tour with you। So ये सारे सेंटेंस पर्पस को बताते हैं। तो जस्ट आई होप ये जो फर्स्ट सेंटेंस है Rama wants to talk with you, I think you must have understood and you are getting my points। So this is showing this purpose। तो पर्पस को डिनोट करने के लिए हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी यूज़ करते हैं। ये हो गया है हमारा फर्स्ट, राइट फ्रेंड। नाउ कमिंग टू द सेंटेंस नंबर 2, I would explain to you Radha went to market। Radha went to market। Radha went to market। अब देखिए इसमें फ्रेंड राधा वेंट टू मार्केट। अब यहाँ जो टू आ रहा है ये डायरेक्शन आ रहा है, टू के लिए डायरेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। कहाँ गई? मार्केट में गई। कहाँ गई? तो Radha went to market, Radha went to school yesterday, Radha went to mall yesterday, Radha went to college yesterday, Radha went to Haryana yesterday, Radha went to। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, टू इज शोइंग हियर डायरेक्शन, तो ये भी एज ए प्रीपोजिशन का काम करती है। प्रीपोजिशन मीन्स फ्रेंड, प्रीपोजिशन आपको एक संकेत बताती है कि किस अवस्था में किस ओर, तो यहाँ प्रीपोजिशन यूज़ है, तो टू का यूज़ डायरेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, राइट फ्रेंड। अब देखिए यहाँ थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। अब देखिए इसमें जब भी कभी फ्रेंड ये आता है तो हमारा जो सेंटेंस है वो अपना 3 चीज़ों को कंपल्सरी लेके चलता है। राधा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कंपल्सरी है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वो भी कंपल्सरी है। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड उसमें हम डिड का यूज़ नहीं करते, वो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो राधा वेंट, तो गो वेंट गोन, ये सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, और ये जो टेंस है फ्रेंड ये है पास्ट इंडेफिनिट।
ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये है फ्रेंड कि इसमें जो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपका सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे V2 बोलते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट है जो मार्केट का काम कर रहा है, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट भी फ्रेंड दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर जो है मार्केट एज ए ऑब्जेक्ट आ गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, आई विल एक्सप्लेन यू। राधा वेंट टू मार्केट टू परचेज फ्रूट। राधा वेंट टू मार्केट टू परचेज फ्रूट। अब इस सेंटेंस में देखिए फ्रेंड, फर्स्ट हुआ पास्ट इंडेफिनिट का राधा वेंट टू मार्केट, राधा वेंट टू मार्केट, तो इसका हुआ राधा बाजार गई, राजा बाजार गई। हियर राधा वेंट टू मार्केट। अब सेकंड टू भी आता है, तो फर्स्ट टू आया इसमें डायरेक्शन। ओके फ्रेंड, फर्स्ट आया डायरेक्शन एंड सेकंड आया टू परचेज फ्रूट। तो यहाँ ये जो बता रहा है, यहाँ पर्पज बता रहा है, वो क्या करने गई है, पर्पज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर व्हाट पर्पज राधा वेंट टू मार्केट। फॉर व्हाट पर्पज क्वेश्चन बनेगा, फॉर व्हाट पर्पज राधा वेंट टू मार्केट। तो आंसर जो निकल के आएगा, राधा वेंट टू मार्केट टू परचेज फ्रूट्स, वो इसलिए गई, यानी यहाँ पर्पज शो कर रहा है कि राधा वेंट टू मार्केट टू परचेज फ्रूट्स। टू परचेज फ्रूट्स मीन्स फ्रूट्स परचेज करने के लिए राधा मार्केट गए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पहले राधा वेंट टू मार्केट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ अब हम सेकंड उसमें आ जाते हैं, टू परचेज फ्रूट। तो एक और चीज़ फ्रेंड, जब राधा है और राधा सब्जेक्ट है और राधा के बाद जो भी है वो प्रेडिकेट में आता है। राधा के बाद जो वेंट टू मार्केट टू परचेज, ये प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट में जो अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं वो आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट में हमने बताया कि पर्पस बताया, सेकंड में डायरेक्शन बता दी जिसे प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं। अब राधा वेंट टू द मार्केट टू परचेज फ्रूट। नाउ कमिंग टू फोर्थ सेंटेंस, we would read the finest way to earning money. The finest way to earning money. The finest way to earning money. आप यहाँ कर दीजिए is हार्ड वर्किंग। अब देखिए राधा वेंट टू मार्केट, द फाइनेस्ट वे टू। अब ये जो देखिए समझे, देखिए इसमें द फाइनेस्ट वे टू अर्निंग मनी, ये एज ए प्रोपोजिशन और फॉलो किया जा रहा है एज ए जेरंड। कैसे कि ये जो यहाँ जेरंड काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। द फाइनेस्ट वे टू अर्निंग मनी, जो सबसे उत्तम मनी अर्निंग का फाइनेस्ट वे टू इज़ हार्ड वर्किंग, इज़ हार्ड वर्किंग। यहाँ लिख देते हैं इज़ हार्ड वर्किंग। मेहनत है, मेहनत है जो फाइनेस्ट है, तो यहाँ ये जेरेंड का काम कर रहा है। तो थर्ड इसमें आ गया
द फाइनेस्ट वे टू अर्निंग मनी इज़, अब ये वे पूछ रहा, वे टू अर्निंग मनी, वे टू अर्निंग मनी इज़ hard working. Okay friend, now coming to fourth sentence. To uplift humanity is my objective. To uplift humanity is my objective. To uplift humanity is my objective. यहाँ to uplift humanity is my object. ये देखिए फ्रेंड, जो भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स लेते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में दो चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आता पार्टिसिपल, एक आता जेरेंड और एक आता इन्फिनेटिव। यहाँ जो फ्रेंड आया है वो आया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में मतलब इन्फिनेटिव भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनेटिव एज ए नाउन यूज हो रहा है। टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, मानवता को उठाना। टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, मानवता को उठाना इज़ माय ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ का टू जो यूज़ हो रहा है वो एज ए इन्फिनेटिव यूज़ हो रहा है। टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है फ्रेंड। अब सब्जेक्ट जब बन रहा है तो नेचुरली ये नाउन होगा, और जो नाउन होगा वो इन्फिनेटिव एज ए इन्फिनेटिव यूज़ होगा। तो टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी इज़ माय ऑब्जेक्टिव। टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि मानवता को बढ़ाना। ऊंचा उठाना या बढ़ाना मेरा लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से। टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी इज़ माई ऑब्जेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस सेंटेंस नंबर 5। नाउ मूव टू sentence number 6. The way leading to happiness is contentment. ये क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? The way leading to happiness is contentment. Leading to happiness मतलब जाने वाला, की ओर जाने वाला। द वे लीडिंग टू हैप्पीनेस इज़ कंटेंटमेंट। यहाँ कंटेंटमेंट होता है जो आप संतुष्टि होती है फ्रेंड, संतुष्टि जो कंटेंटमेंट होता है। कहते हैं ना अपनी संतुष्टि ही सब कुछ है। तो फ्रेंड ये अपनी संतुष्टि के लिए ये वर्ड आ गया है। तो यहाँ भी ये टू यूज़ हो रहा है, वो भी डायरेक्शन के लिए आप कह सकते हैं। द वे लीडिंग टू हैप्पीनेस इज़ कंटेंटमेंट। तो यहाँ भी आपको यूज़ हो रहा है लीडिंग टू हैप्पीनेस, ये यूज़ हो रहा है, फॉलो कर रहा है जेरेड को। द वे लीडिंग टू हैप्पीनेस, ठीक है फ्रेंड, लीडिंग टू हैप्पीनेस और वे के साथ ये लगा हुआ है, तो ये जाने वाला वे हैप्पीनेस। तो यहाँ भी इसका टू का यूज़ कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स आप करते हैं सेंटेंस नंबर 7। अब ये देखिए फ्रेंड, इसमें आया है, ध्यान से देखिएगा प्लीज़, और इसको नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि जब आप नोट कर लेंगे इसको फ्रेंड, तो नोट करते समय इन कंसेप्ट्स को आप ध्यान में रखें। ही इज सेड टू हैव वॉन द कंपटीशन। ही इज सेड टू हैव वॉन द कंपटीशन। अब देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे पहले सेंटेंस जो यूज़ हुआ है ही इज सेड।
ही सेड ये पैसिव फॉर्म है। दो फॉर्म होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस है तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रहा होगा कि उससे कहा गया, तो उसे कहा गया या उसे कहा जाता है, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाता है। तो ही इज़ सेड, अब ऑब्जेक्ट आ गया तो यानी ही इज़ सेड, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया। तो यहाँ ही इज़ सेड क्या कहा गया, टू हैव वॉन द मैच, कि उसके बारे में कहा गया टू हैव वॉन द मैच। टू हैव वॉन द मैच, ये जो हमारा सेंटेंस बना इसको हम बोलेंगे फ्रेंड परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव की पहचान है फ्रेंड कि जो टू के बाद जो भी परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाए तो और जो कंप्लीशन का बताते हो तो उसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव लगता है। तो ही ऐसे ही सेड टू हैव वॉन द मैच, कि वो मैच जीत गए हैं। अगर हम इसे दैट फॉर्म में यूज़ करते तो हम इसको कहते ही सेड दैट ही हैज़ वॉन द मैच। लेकिन यहाँ हम जो कह रहे हैं टू के बाद जो फॉलो करेगा इन्फिनेटिव के बाद वो हमेशा हैव करेगा, हैज़ भी नहीं करेगा और ना ही हैड करेगा। यानी हैज़ भी नहीं करेगा, हैड भी नहीं करेगा, सिर्फ जो फॉलो करेगा वो हैव करेगा और प्लस वी की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो ही सेड टू हैव वॉन द कंपटीशन, ही सेड टू हैव वॉन द कंपटीशन। अब जैसे हम कहते हैं रानी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, एक क्वेश्चन बनाओ जैसे he said to completed, he said to have completed his assignment, he said to have, he said of him to have gone to Mumbai, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, आइए आप नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इसमें दिया है राम हैज़ बिन डिक्लेयर्ड टू बी द विनर, राम हैज़ बिन डिक्लेयर्ड टू बी द विनर। अब देखिए सेंटेंस यह है फ्रेंड, यहाँ राम हैज़ बिन डिक्लेयर नेचुरली ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव है। राम हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, राम हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, घोषित कर दिया गया राम को, यानी राम को घोषित किया। हैव बीन डिक्लेयर्ड का यूज़ हुआ तो ये पैसिव बन जाता है। राम हैज़ बिन डिक्लेयर्ड टू बी द विनर, क्या है वो, विनर है। तो यहाँ जो है वो टू बी की फॉर्म है और टू बी की क्या फॉर्म है, इज़ है, एम है, आर है, हैज़ है, हैव है, ये टू बी की जो फॉर्म है। तो यहाँ टू बी फॉर्म यूज़ किया गया है सिंपल। राम हैज़ बिन डिक्लेयर टू बी द विनर। ओके फ्रेंड, नाउ अब सेंटेंस नंबर 9 पे चलते हैं। द कैंडिडेट्स डिज़ायरिंग टू अप्लाई फॉर द कोर्स कैन कॉन्टेक्ट मी। द कैंडिडेट्स डिज़ायरिंग टू अप्लाई फॉर द कोर्स कैन कॉन्टेक्ट मी, कि जो कैंडिडेट्स डिज़ायर कर रहे हैं या करते हैं अप्लाई करने के लिए, यहाँ भी ये फ्रेंड पर्पज़ बता दिया गया है। टू अप्लाई फॉर द कोर्स यानी पर्पज़ को बता दिया गया है। जो द कैंडिडेट्स यहाँ दा लगा है क्योंकि कैंडिडेट्स वही कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ इनको परफेक्शन बता दिया, डेफिनेटनेस बता दी है। जो आर्टिकल का यूज़ हुआ कैंडिडेट्स में वो द कैंडिडेट्स डिज़ायरिंग, जो डिज़ायर कर रहे हैं, डिज़ायरिंग टू अप्लाई फॉर द कोर्स, टू अप्लाई फॉर द कोर्स कैन कॉन्टेक्ट मी।
तो यहाँ फ्रेंड कितनी बातें समझ में आती हैं। एक तो जो कैंडिडेट्स, अब ये जो डिज़ायरिंग है ये यहाँ काम एडजेक्टिव का कर रहा है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है डिज़ाइनिंग ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव मतलब पार्टिसिपल का काम कर रहा है। जो पार्टिसिपल आपको वर्बल एडजेक्टिव कहलाते हैं। द कैंडिडेट्स डिज़ायरिंग, द कैंडिडेट्स डिज़ायरिंग। तो यहाँ कैंडिडेट्स के लिए आ गया अब टू अप्लाई फॉर द पोस्ट कैन कॉन्टेक्ट मी, कैन कॉन्टेक्ट मी। यहाँ पर जो वर्ब आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब कैन आ गया, मॉडल्स का आ गया कैन, मॉडल्स कैन है, और कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट जो है वो मेन वर्ब है और मी जो हो गया ऑब्जेक्ट आ गया। तो टू अप्लाई फॉर द कोर्स ये आपका आ गया फ्रेंड पर्पस। तो द कैंडिडेट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है डिज़ायरिंग। यहाँ सब्जेक्ट आ गया, यहाँ ये डिज़ायरिंग है ना, ये एडजेक्टिव मानेंगे। और उसको टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, ये पूरी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एक तरीके से इसको फ्रेज कह सकते हैं और पर्पस शो कर रही है। ठीक है फ्रेंड, अब आप चलिए इसके बाद कैन कॉन्टेक्ट मी तो पर्पस। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ आ रहा होगा सब। आइए 10th पे चलते हैं। 10th पे कह रहा है टू बी एबल टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम, टू बी एबल टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम यू नीड टू स्टडी कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का यहाँ मतलब होता है फ्रेंड कि एक तरीके से बहुत ही ठोस तरीके से। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है ठोस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड इसमें दे रहा है टू बी एबल टू सक्सीड। टू बी एबल का मतलब होता है योग्य होने के लिए। टू सक्सीड यहाँ ये पर्पस शो कर रहा टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम। तो एक फ्रेज ये होगी फ्रेंड, एक फ्रेज ये होगी टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम। तो ये आपका हो गया पर्पस। क्या हो गया फ्रेंड, ये हो गया पर्पस। और ये अब क्योंकि टू बी एबल टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम, यहाँ टू बी एबल, यहाँ टू बी एबल जो फॉर्म दे रहा है वो एडजेक्टिव की फॉर्म दे रहा है योग्य होने के लिए। टू बी एबल टू पर्पस, टू बी एबल टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम्स यू नीड टू स्टडी। और एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि जो सजेशन वाले वाक्य होते हैं, इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं जिसमें एडवाइस होती है फ्रेंड। यू नीड टू एडवाइस के, यू नीड टू स्टडी कंसिस्टेंटली, यू नीड टू स्टडी कंसिस्टेंटली। मतलब वो समझा रहे हैं, वो एक तरीके का सजेशन दे रहे हैं। ही इज़ गिविंग द सजेशन दैट यू नीड टू स्टडी कंसिस्टेंटली। ओके फ्रेंड, तो हमने क्या किया, टू बी एबल टू सक्सीड इन द एग्ज़ाम, to be able to succeed in the exams you need to study consistently। जो एग्ज़ाम में फ्रेंड्स क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आइदर के इसमें अगर ये पूरा सेंटेंस आता है तो जो टू के बाद ये सक्सीड लगा है तो उसमें या तो वो सक्सीडेड दे देंगे या सक्सीडेड दे देंगे। तो फ्रेंड उस केस में क्योंकि हम इसको पर्पस शो कर रहे हैं तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सक्सीड आएगा, और ना इधर इसमें सक्सीडेड आएगा और ना ही इसमें सक्सीडिंग आएगा। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इस तरीके से वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू बी एबल टू सक्सीडिंग या टू बी एबल टू सक्सीडेड, वो ऐसे दो ऑप्शन दे देंगे आपको। लिख देंगे सक्सीडिंग और लिख देंगे सक्सीडेड, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ये आईएनजी वाला फॉर्म, और लिख देंगे सक्सीड। तो हमारा जो मेन जो होगा आंसर वो सक्सीड होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जो मेन हमारा आंसर होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ऊपर वाला देखिए, द कैंडिडेट्स डिज़ायरिंग टू अप्लाई फॉर द कोर्स कैन कॉन्टेक्ट मी। अब यहाँ फ्रेंड जो द कैंडिडेट्स डिज़ायरिंग है, अगर इसको अगर वो तोड़ते हैं तो उसमें एक हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसमें कॉन्टेक्शन कर दिया है, इसे फ्रेंड्स हम कॉन्टेक्शन कहते हैं। द कैंडिडेट्स डिज़ायरिंग, मेन जो इसका होगा वो क्या है, द कैंडिडेट हु वांट, जो कैंडिडेट्स हैं हु वांट या हु डिज़ायर टू अप्लाई। तो ये वो डिज़ायर करके जो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लास है फ्रेंड, इसमें तो इन्होंने डिज़ायरिंग किया है, इसका कॉन्टेक्शन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, ये भी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 11th सेंटेंस बता रहे हैं। ये कह रहा है, ही इज सेड टू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। ही इज सेड टू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, यानी एक्सपल्शन का मतलब होता है फ्रेंड कि किसी को निकाल दिया गया। इसका मेन जो है नाउन है एक्सपेल्सन। किसी को पार्टी से निकाल देना या किसी को भी किसी ग्रुप से निकाल देना, उसे हम एक्सपल्शन कहेंगे। तो यहाँ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो इसमें कैसे हम यूज़ करेंगे, जो परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज़ हुआ। ही सेड पैसिव वॉइस है, टू हैव बीन एक्सपेल्ड यानी परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ हुआ है। इसमें क्या यूज़ है फ्रेंड, परफेक्ट, इसको बोलेंगे हम परफेक्ट इन्फिनिटिव। यहाँ लिख लेते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कैसे देंगे फ्रेंड्स, कि वो कह सकते हैं कि ये सेट टू बी हैव बीन एक्सपेल्ड, इस तरीके का क्वेश्चन दे देंगे। टू बी का भी यूज़ कर लेंगे और टू बी हैव बीन। तो जो मेन करेक्ट फॉर्म है परफेक्ट इन्फिनिटिव की, जो वो पहचान है वो फ्रेंड है कि टू को फॉलो करता है हैव, और क्योंकि टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्योंकि बिकॉज यहाँ जो है जो पैसिव में है, यानी परफेक्ट इन्फिनिटिव में भी पैसिव में ही है। टू हैव बीन एक्सपेल्ड मतलब उस पर कार्यवाही हुई है कि ही सेड टू हैव बीन एक्सपेल्ड, वो एक्सपेल्ड किया गया फ्रॉम द पार्टी। टू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी मतलब बन गया कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया है, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है, उसको पार्टी से फ्रेंड निकाल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें जो हम रूल फॉलो करते हैं वो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव का, कि इसमें टू के बाद हैव मस्ट है, ना तो हैज़ आएगा और ना ही हैड आएगा। इसमें टू के बाद हमेशा हैव आता है। अगर फ्रेंड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ से अगर यहाँ हैज़ लगा दिया या हैड बिन लगा दिया तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जो एग्ज़ामिनर है फ्रेंड्स, वो बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो बच्चे का जो है वो देखते हैं क्या इनको जो ग्रामर की जो पोर्शन है, ग्रामर की नॉलेज है या नहीं।
So that is why they ask such a question in the examination where they replace the replace have replace have replaced by had or has. So we must have to put here have only, have been, not has been, not have been. Right from right friend. So you must have understood this concept now. अब आ जाइए फ्रेंड्स, आगे भी इसमें क्वेश्चन में दिया एज ही हैज़ डिमांडेड फ्रॉम ए लीडर टू हेल्प हिम मॉनिटरी। अब उसका आगे भी क्लॉज दी है। ये जो एज है फ्रेंड, ये रीज़न बता रहा है एज, और ये जो काम कर रहा है कनेक्टर का काम कर रहा है। पहले उसमें दिया कि ही इज सेड टू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। तो इसमें जो यूज़ हुआ फ्रेंड वो परफेक्ट इंफिनिटी को हुआ, और आगे सेंटेंस को बढ़ाते हुए एज ही हैज़ डिमांडेड फ्रॉम ए लीडर टू हेल्प हिम मॉनिटरी, यानी उसने, जैसा कि उसने, और क्योंकि भी सेंस देता है। एज ही हैज़ डिमांडेड, उसने डिमांड की है क्या, ही हैज़ डिमांडेड फ्रॉम ए लीडर, एक लीडर से डिमांड की है टू हेल्प हिम मॉनिटरी, कि वो लीडर उसकी हेल्प करे। तो यहाँ भी ये पर्पस को शो कर रहा है फ्रेंड, यहाँ जो हेल्प हिम है पर्पस को शो कर रहा है। तो आपने इस सेंटेंस में ये पूरा स्ट्रक्चर, सुंदर स्ट्रक्चर है। ही सेड टू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ हियर, एंड एज, क्योंकि एज ही हैज़ डिमांडेड अ लीडर, he has demanded from a leader to help him monetarily, कि उसे पैसे से मदद करे, मॉनेटरी उससे मदद करे। ठीक है फ्रेंड, अब ये चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने, देन वी मूव टू 12th सेंटेंस। ये क्या कहते हैं, The case is under court. The case is under court, and appellant has been asked to produce the evidence. Applicant ये जो भी रिक्वेस्ट करता होते हैं उसे appellant बोलते हैं, applicant, और जो उनका जवाब देता है वो डेस्पोडेंट। तो हम अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर पर। द केस इज़ अंडर कोर्ट, द केस इज़ अंडर कोर्ट, वो कहते हैं कि जो केस है अंडर कोर्ट है, एंड एपिलेंट, या आप इसे एप्लीकेंट कहते हैं, इसे एप्लीकेंट, सिंपल भाषा में से एन एप्लीकेंट हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस। इसमें फ्रेंड फर्स्ट पार्ट में आ गया द केस इज़ अंडर कोर्ट, यहाँ ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। द केस इज़ अंडर कोर्ट, एंड कंजक्शन दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस है द कोर्ट इज़ अंडर कोर्ट, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, एंड कनेक्टर है, कंजक्शन है जो जोड़ रहा है, एंड एप्लीकेंट हैज़ बीन आस्क्ड। अब ये पैसिव फॉर्म में दिया है फॉर्म, एप्लीकेंट हैज़ बीन आस्क्ड, उससे कहा गया है टू प्रोड्यूस द एविडेंस, टू प्रोड्यूस द एविडेंस, यानी वो एविडेंस पैदा करे। तो यहाँ आस्क्ड है, और आस्क के लिए फ्रेंड कहा गया है, आस्क को फॉलो कर रहा है टू। तो यहाँ जो प्रोड्यूस एविडेंस है, ही हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस, ये पर्पस शो कर रहा है, इसमें फ्रेंड पर्पस शो कर रहा है। अब पर्पस किस प्रकार से शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ ये शो कर रहा है पर्पस। अब इस सेंटेंस की जो ख़ास बात है फ्रेंड वो ये है कि ये फ्रेंड्स पहला
पहला जो सेंटेंस है द केस इज़ अंडर कोर्ट, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कनेक्टर है, कंजक्शन है। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट सेकंड, एप्लीकेंट हैज़ बीन आस्क्ड। अब ये सेकंड जो है एप्लीकेंट हैज़ बीन आस्क्ड कहते हैं फ्रेंड, ये मिक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आ रहा है। मिक्स में दो क्लॉजेस का यूज़ हो रहा है यहाँ। द केस इज अंडर कोर्ट, एप्लीकेंट हैज़ बीन आस्क्ड, जो एप्लीकेंट हैज़ बीन आस्क्ड ये जो मेन क्लॉज है, एंड इसमें आस्क्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस, एविडेंस का मतलब प्रमाण। एप्लीकेंट से कहा गया है कि जो इसका प्रमाण है वो पेश किया जाए वो। तो फ्रेंड इसमें आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए फ्रेंड 13 सेंटेंस नंबर 13 पे आप देख रहे होंगे। इसमें आ रहा है द डिसीजन इज़ येट टू बी टेकन, द डिसीजन इज़ येट टू बी टेकन। इसमें कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अनफिनिश्ड वर्क के बारे में ये बता रहा है फ्रेंड। द डिसीजन इज़ येट टू बी टेकन, यानी अभी डिसीज़न लिया जाना है, अभी डिसीज़न लिया जाना है। तो फ्रेंड इसमें अभी डिसीज़न लिया जाना है, टू बी टेकन। अब इसमें टू बी टेकन को जो है इसमें इज़ एम आर की फॉर्म में यूज़ हो रहा है फ्रेंड। इसमें यूज़ हो रहा है इज़ एम आर, और क्योंकि डिसीज़न एक है टू बी टेकन, तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्टिल द डिसीज़न इज़ येट टू बी टेकन। टू बी टेकन पैसिव फॉर्म्स, लिया जाएगा यानी किसी के द्वारा किया जाएगा ये काम। तो हम कह सकते हैं द डिसीज़न इज़ येट टू बी टेकन। अब हम यह कह येट टू बी टेकन बाय द जज। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया है फ्रेंड। द डिसीज़न इज़ येट टू बी टेकन बाय द जज, द डिसीजन इज़ येट टू बी टेकन बाय द जज। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको समझ नहीं भी आता कोई क्वेश्चन, तो फ्रेंड आप फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट। माय मोबाइल नंबर इज़ गिवन ऑन माय चैनल, तो you can ask me any question related to true form। और फ्रेंड्स ये सब कुछ फ्री है। अगर आप मुझसे मोबाइल पे मुझे कांटेक्ट करके अगर कुछ भी जानकारी लेना चाहें, तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल फ्री में ये जानकारी दूंगा। द कैंडिडेट्स हु एक्चुअली नीड टू लर्न इंग्लिश, who actually need to who are interested to learn English, to speak English in a very effective way, he can contact me and I will teach them free of cost। ओके फ्रेंड, तो ये मेरा प्रॉमिस है। उसके बाद अब हम चलते हैं, वी मूव टू सेंटेंस नंबर 14। वी मूव टू सेंटेंस नंबर 14। हियर ये कह रहे हैं फ्रेंड, ही इज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव दिस prestigious award। He is the first one, he is the first person in India to receive this prestigious award। prestigious मतलब बहुत ऊंचे स्तर का जो अवार्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं अवार्ड, इनाम। जो आपने देखा होगा फ्रेंड, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड, गारंटी अवार्ड्स, ये जो अवार्ड्स होते हैं ये प्रेस्टिजियस अवार्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस आ रहा, ये जो सेंटेंस आ रहा, ही इज़ द फर्स्ट वन इन इंडिया, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, हम इसको कह सकते हैं
is the first person in India to receive this prestige award. वो यह प्राप्त करने वाला पहला आदमी है, ये प्रेशियस अवार्ड करने वाला पहला आदमी है। अगर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए फ्रेंड कि हम इज़ द फर्स्ट, हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि ही इज़ पर्सन या ही इज़ फर्स्ट पर्सन, ही इज़ फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, तो हमारा सेंटेंसेस फ्रेंड रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम इसको एक स्पेसिफिक पर्सन को यूज़ कर रहे हैं, और स्पेसिफिक पर्सन को जब यूज़ करते हैं या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करते हैं तो फ्रेंड उसमें द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो उसमें फ्रेंड जो आर्टिकल है द का यूज़ हो रहा है, आर्टिकल द, यानी किसी चीज़ को डेफिनेट बनाने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए तो उसमें द करते हैं। लेकिन फ्रेंड ए या एन जो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल, वो फ्रेंड करते हैं किसी परमानेंट चीज़ के लिए नहीं, बल्कि ऐसे नाउन जो काउंटेबल होते हैं, राइट फ्रेंड। अब यहाँ द फर्स्ट इसलिए क्योंकि ये डेफिनेट शो को करना है, दिस इज़ द फर्स्ट, हम इसको डिफाइन करें, स्पेसिफिक बना रहे हैं। टू रिसीव प्राप्त करने वाला, अभी क्योंकि यहाँ जो टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड, यहाँ एक तरीके से ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है फ्रेंड। सो आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 15। ध्यान से देखिए। 5 students have been nominated to keep watch on the students writing paper. 5 students have been nominated. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए। 5 students have been nominated. 5 विद्यार्थियों को नॉमिनेट किया गया है। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, पैसिव वॉइस का यूज़ हो गया है। पैसिव वॉइस का यूज़ हम कह सकते हैं कि समवन और द अथॉरिटी हैव नॉमिनेटेड 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ कर दिया गया है, 5 स्टूडेंट्स हैव बिन नॉमिनेटेड। 5 स्टूडेंट्स हैव बिन नॉमिनेटेड पैसिव वॉइस है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, इसमें आपको पैसिव वॉइस आपका ये बन गया। क्या बना फ्रेंड्स? ये पैसिव वॉइस फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए फ्रेंड, 5 स्टूडेंट्स हैव बीन नॉमिनेटेड। अब क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर नॉमिनेटेड, फॉर व्हाट पर्पस दे हैव नॉमिनेटेड, फॉर व्हाट, किस लिए। अगर क्वेश्चन आए तो इसमें हम कह सकते हैं फॉर व्हाट, और हम कह सकते हैं वाई, क्यों किया गया है। क्वेश्चन करते हैं वाई नॉमिनेट, वाई दे हैव बीन नॉमिनेटेड। फ्रेंड आंसर आता है दे हैव बीन नॉमिनेटेड टू कीप वॉच ऑन द स्टूडेंट्स राइटिंग द पेपर, कि उन पे टू कीप वॉच ऑन द स्टूडेंट्स राइटिंग द पेपर, राइटिंग पेपर। तो यहाँ जो पेपर्स लिख रहे हैं, जो पेपर लिख रहे हैं उन पे वॉच करने के लिए। तो यहाँ भी फ्रेंड्स ये पर्पज़ को शो कर रहे हैं, और जब पर्पज़ को शो करता है फ्रेंड्स तो हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। और इन्फिनिटिव की जो आपको पता है, इन्फिनिटिव ये टू के साथ हम ऐड करते हैं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू कीप वॉच, यहाँ तक आपका एक फॉर्म हो जाता है पूरा सेंटेंस, टू कीप वॉच। ऑन द स्टूडेंट्स है तो ये फ्रेंड ये एक आपको फ्रेज बन जाता है। ऑन द स्टूडेंट्स एक कंप्लीट फ्रेज बन जाता है। तो फ्रेज में आपको पता है फ्रेंड्स, फ्रेज एक टू वर्ड्स और मोर वर्ड्स का एक ऐसा वाक्य होता है जिसका मीनिंग नहीं निकल पाता, यानी जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता वो फ्रेज कहलाता है, राइट। अब कैसे, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता फ्रेज में। तो जैसे हम ऑन द सब्जेक्ट को डिफाइन करें, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑन द स्टूडेंट्स को अगर पूछा जाए तो क्या होगा इस फ्रेज का, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टू कीप वॉच ऑन द स्टूडेंट्स, इसको करके आपका पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ बनता फ्रेंड्स कि 4 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स हैव बीन नॉमिनेटेड, 5 स्टूडेंट्स हैव बीन नॉमिनेटेड टू कीप वॉच ऑन द स्टूडेंट्स राइटिंग पेपर। ओके फ्रेंड, आई थिंक you have understood this point। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एसएससी इसमें एसएससी ग्रेड में एक पेपर उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 स्टूडेंट्स हैज़ बीन नॉमिनेटेड। तो यहाँ जो 5 स्टूडेंट्स हैज़ बीन, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके उस पर तो क्योंकि 5 स्टूडेंट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। अगर एक स्टूडेंट होता तो हैज़ आता। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आप इसको आप ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ कंसिडर दिस पॉइंट। और वो मेनली जो क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, वो पूछते हैं या तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब से पूछेंगे या फिर मेन वर्ब से पूछ लेंगे। यानी ऑक्सिलरी वर्ब ठीक दिया होगा तो वो मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म दे देंगे, थर्ड फॉर्म के बजाय सेकंड फॉर्म दे देंगे, या फर्स्ट फॉर्म भी दे सकते हैं। किस तरीके से, 5 स्टूडेंट्स हैव बीन नॉमिनेट या हैव बीन नॉमिनेटिंग, जो गलत होगा फ्रेंड, राइट फ्रेंड। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं 16 पे। टू से ही इज कल्प्रिट विल बी रॉन्ग। टू से ही इज कल्प्रिट विल बी रॉन्ग। अभी फ्रेंड जैसे हम कहते हैं कि टू से ये कहना, टू से ये कहना ही इज कल्प्रिट, कि ये कहना कि वह कल्प्रिट है विल बी रॉन्ग। यानी अभी कोई डिसीज़न नहीं हुआ है, देयर हैज़ बीन नो डिसीज़न टेकन, और किसी चीज़ को आप कल्प्रिट है उसको मुजरिम बता देते हो तो वो रॉन्ग है। तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है टू से ही इज़ कल्प्रिट विल बी रॉन्ग, ये कहना कि वह कल्प्रिट है ये बहुत रॉन्ग होगा, गलत होगा। अब इसको फ्रेंड आप ऐसे भी बोल सकते हो, टू से दैट ही इज़ कल्प्रिट, टू से दैट ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कल्प्रिट, टू से दैट ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कल्प्रिट बाय द कोर्ट सो ही इज़ कल्प्रिट, वो अपने आप में सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आप इसे कैसे कह सकते हैं फ्रेंड, देखिए, टू से दैट ही इज कल्प्रिट, टू से दैट ही इज कल्प्रिट is
is wrong until and unless he has been declared culprit or guilty by the कोर्ट। अब फ्रेंड ध्यान से समझिए, ऊपर कह रहा है, ऊपर जो आपका सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। टू से ही इज़ कल्प्रिट विल बी रॉन्ग, ये कहना कि वह कल्प्रिट है ठीक नहीं होगा। अब इसको हम जो करेक्ट सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में कह सकते हैं, तो सेकंड में उसने दिया है इट विल बी रॉन्ग टू से दैट इज़ कल्प्रिट, ये रॉन्ग होगा। इस तरीके से भी हम आइदर दिस वे हम कह सकते हैं, लेकिन जो इसकी करेक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो इस प्रकार से होगा, टू से दैट ही इज़ कल्प्रिट इज़ रॉन्ग, ये कहना कि वह मुजरिम है, कातिल है, रॉन्ग होगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि, उस समय तक कि, अनटिल एंड अनलेस ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, he has been declared, पैसिव फॉर्म आ गया, he has been declared culprit by the court, he has been declared culprit or guilty by the court। तो फ्रेंड ये इस तरीके से टू का यूज़ इसमें होगा। आइए फ्रेंड्स, अब इसके साथ में हम देख लेते हैं कुछ टू के यूजेस किस तरीके से। देखिए फ्रेंड, टू सी टू इट, ये एक फ्रेज है, टू सी टू इट। अब इसको हम कैसे कहेंगे, टू सी टू यू, टू सी टू इट, यह देखने के लिए। अब अगर इसको यूज़ करें, ही हैज़ बीन गिवन ए ड्यूटी टू सी टू इट दैट वेदर द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द पेपर करेक्टली, ये इसकी वो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड। नाउ द सेकंड आप देखिए फ्रेज, टू लुक इनटू द मैटर, टू लुक इनटू द मैटर। अब ये क्या कह रहा है, टू लुक इनटू द मैटर का मतलब होता है मामले की जांच करने के लिए या मामले की जांच करना। टू लुक इनटू द मैटर, मामले की जांच करना। ठीक है फ्रेंड, टू लुक इनटू द मैटर, मामले की जांच करना। अब देखिए फ्रेंड, तो थर्ड फ्रेज आती है टू इंटरफेयर बिटवीन देम। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इंटरफेयर का मतलब होता है फ्रेंड हस्तक्षेप करना, यानी बीच में हस्तक्षेप करना। टू इंटरफेयर बिटवीन देम, उनमें हस्तक्षेप करना। टू लेट हिम डाउन, टू लेट हिम डाउन, उसे नीचा दिखाना। टू लेट हिम डाउन, उसे नीचा करना। डाउन का मतलब नीचा करना। टू लेट हिम डाउन। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, पहले में हमने किया था टू सी टू, ये देखने के लिए। टू सी टू इट, ये देखने के लिए। सेकंड में हम आए थे टू लुक इनटू द मैटर। टू लुक इनटू द मैटर, टू लुक इनटू द मैटर में मामले की जांच के लिए, मामले की जांच के लिए।
थर्ड में हम फ्रेंड आए टू इंटरफेयर बिटवीन देम, कि दो के बीच में इंटरफेयर करना, दो के बीच में उनमें हस्तक्षेप करने के लिए, टू इंटरफेयर बिटवीन देम। अब हम कह सकते हैं टू लेट हिम डाउन, कि वो उसे नीचे दिखाना चाहता है, उसको लेट हिम डाउन करने के लिए। तो किसी को भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए फ्रेंड, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये इसमें प्रकार से आया है। तो इसका मतलब होता है नीचा दिखाना। उसमें अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट में आता है टू लुक डाउन। टू लुक डाउन, टू लुक डाउन मतलब किसी को तिरस्कार से देखना, किसी को नीचे से देखना। आप कह सकते हो तिरस्कार, ठीक है फ्रेंड, तिरस्कार से देखना। हम कह देते कई बार he looked down me several times while working in office. he looked me, आप कह सकते हो इसको कि कैसे बोलेंगे, he looked me down several times while working in office। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा सेंटेंस बनेगा he looked me down, उसने मुझे तिरस्कार से देखा। he looked me down, मेरा तिरस्कार किया। several times, कितनी बार। while working in office, ऑफिस में वर्क करते हुए। क्या करते हुए फ्रेंड? ऑफिस में वर्क करते हुए। नाउ अब चलते हैं टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, आपस में मतभेद करना, आपस में मतभेद करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है फ्रेंड कि मतभेद करना होता है कि भाई क्यों मतभेद, वाई डू डिस्क्रिमिनेट, why do you discriminate with the people belonging to poor family? Why do you discriminate with the poor persons? अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट में आ रहा है टू लुक फॉर ए गर्ल। टू लुक फॉर ए गर्ल, यहाँ एक फ्रेज दिया, टू लुक फॉर का मतलब होता है फ्रेंड तलाश करना, तलाश। ही इज़, हम कह सकते हैं ही इज़ लुकिंग ए गर्ल, ही इज़ सर्चिंग ए गर्ल, सर्च करना। ही इज़ लुकिंग ए गर्ल, ही इज़ लुकिंग फॉर ए गर्ल टू मैरी। ही इज़ लुकिंग फॉर ए गर्ल टू मैरी, यानी वो लड़की की तलाश कर रहा है शादी करने के लिए। नेक्स्ट आता फ्रेंड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, यानी मामले की जांच करने के लिए। ओके फ्रेंड, ये आ गया मामले की जांच करने के लिए, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। अब फ्रेंड आ जाइए, देखिए टू सी टू इट व्हाट हैपेंड देयर, ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हुआ। टू सी टू इट, ये देखने के लिए
कि वहाँ क्या हुआ। तो हम इसको एक इस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड, माय ऑफिसर सेंट मी टू द मार्केट। ये पहला सेंटेंस हो गया फ्रेंड। माय ऑफिसर सेंट मी, मेरे, अब यस्टरडे हम कर सकते हैं। मेरे ऑफिसर ने मुझे कल भेजा मार्केट, या टू सी टू इट, यह देखने के लिए, टू सी टू इट दैट whether the vegetables are getting cheaper. देखिए फ्रेंड्स, माई ऑफिसर सेंट मी टू द मार्केट, मुझे मार्केट भेजा, यस्टरडे टू सी टू इट, यह देखने के लिए, वेदर द वेजिटेबल्स आर गेटिंग चीपर, क्या सब्जियां सस्ती हो रही हैं। तो इसमें फ्रेंड टू सी टू इट का यूज़ हुआ है, और इसमें पूरे ये एक मिक्स सेंटेंस है जिसमें कि टू द मार्केट यूज़ हुआ जो कि डायरेक्शन बता रहा है, दूसरी टू सी टू इट ये आपका पर्पस बता रहा है, तो इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ है, तो टू का यूज़ हुआ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, और आपको यही कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इंग्लिश में और कोई क्वेश्चंस पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। माय मोबाइल नंबर इज़ 96 9650904327। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। और कोई भी फिर अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द any infinitives, gerunds and all other any grammatical portions of English, you can contact me. Okay friends, bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।